इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया में हम 11th 5 ईयर प्लान कर रहे हैं। उसका पिछला लेक्चर कवर हो चुका है। आज 11th 5 ईयर प्लान का ये लास्ट लेक्चर है और प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया का भी ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपके भारत की अर्थ यात्रा यानी कि अर्थव्यवस्था के विषय में 1950 से लेकर के अब तक की सारे उतार चढ़ाव मैंने आपको समझा दिए इन 5 ईयर प्लान्स के बाद। सारे कॉन्सेप्ट्स भी इन्हीं में एड्रेस हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं 11th 5 ईयर प्लान के इस लास्ट लेक्चर और प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया के इस लास्ट लेक्चर के इस टॉपिक से, दैट इज सेक्टोरल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। देखिए 11th 5 ईयर प्लान में ये हुआ कि 10वें 5 ईयर प्लान के दौरान आपने जो फाइनल रियलाइजेशन किया आउटले इन्वेस्टमेंट का वो लगभग 16,18,000 करोड़ था। हमने उसमें जो आउटले रखा था वो 15,03,000 करोड़ के आसपास रखा था और फाइनल रियलाइजेशन हुआ लगभग 16,18,000 करोड़ के आसपास। लेकिन उसके मुकाबले जब हम 11वें 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, इस 9% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करने की बात की, पर इसने 36,44,000 करोड़ के आसपास आउटले प्लान किया। यानी कि ये 10th प्लान के मुकाबले 125% ज़्यादा था। 125% की बढ़ोतरी हो गई प्लान आउटले के अंदर। तो इसका मतलब ये बहुत ही बोल्ड, बहुत ही एम्बिशियस प्लान था। अब नेचुरली आप 16 लाख करोड़ रियलाइज़ कर रहे हैं 10वें प्लान में। देखिए जो किसी भी 5 ईयर प्लान में ना मेरे बच्चों, सरकार के द्वारा ये रखा जाता है कि कितना आउटले यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ये एक एलिमेंट होता है। अल्टीमेटली जब प्लान ख़त्म हो जाता है तब हम ये फिगर फाइंड आउट करते हैं कि कितना खर्च फिर हुआ, कितना खर्चा करेंगे, ये पहले फिगर्स रखी जाती हैं। फिर उन 5 सालों के दौरान महंगाइयाँ भी आती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर 15 लाख करोड़ खर्चा करने की बात बोली गई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15 लाख रुपया हम अगले 5 सालों में खर्चा करेंगे अपने घरों पे, तो 15 लाख रुपया खर्चा करने का मतलब अपने घरों पे मतलब क्या कि 15 लाख रुपए में हम अगली बिल्डिंग बनाएंगे, हम रंग पेंट खरीदेंगे घर के लिए, मार्बल खरीदेंगे, वुडन फर्नीचर खरीदेंगे और गाड़ियाँ खरीदेंगे, सब कुछ। तो वो 15 लाख रुपए से हम चीज़ें खरीदने वाले हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जितना काम हमने सोचा है इस घर के रिलेटेड वो 15 लाख रुपए में हो जाएगा। अब 5 साल हो जाने के बाद असल में लग गए हैं 16 लाख रुपए लग गए और काम जितना सोचा था उससे कम हुआ। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है ना कि इन बिटवीन महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी ज़्यादा लगा और काम भी थोड़ा कम हुआ। बट एक्चुअली में काम कितना हुआ ये तो इसी फिगर से डिसाइड होगा ना कि फाइनली फिर लगे कितने, फाइनली फिर पैसे कितने लगे उसी पे डिसाइड हुआ ना कि काम हुआ कितना। तो वो जो 15 लाख लगाना था वो तो हमारा प्लान था आउटले कि इतना करेंगे इन्वेस्ट। 16 लाख रुपए जो हमारा लग गया फाइनली वो है उस प्लान का रियलाइजेशन, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ, कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे और फाइनली कितना आप यकीन में बदल पाए, हकीकत में बदल पाए, वो 16 लाख रुपए। तो असल में 16 लाख रुपए की ही गुड्स एंड सर्विसेज उन 5 वर्षों में उस घर में लगी हैं। तो अगर कई बारी किसी नेशन की नेशनल इनकम में आप ये पूछें कि इनमें से कौन सी एलिमेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि अल्टीमेटली उस इकोनॉमी के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट हमने फाइनली यकीनी बनाई, जितनी इन्वेस्टमेंट हमने फाइनली रियलाइज़ की, उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस हुई और वही गुड्स एंड सर्विसेज ने फिर फाइनली कंट्रीब्यूट किया इनटू द नेशनल इनकम। ओके, so that realized investment in any economy is the ultimate element contributing the most in the national income of that country. ओके, कई बार सवाल भी आ जाता है तो ध्यान रखना इस बात का। तो 125% तक ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है इसने इन्वेस्टमेंट के टारगेट को लेकर के। तो अब जब आप 125% तक बढ़ रहे हैं मतलब हर सेक्टर में ज़्यादा एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट होगा, एब्सोल्यूट फिगर्स में अमाउंट वाइज खर्चा हर सेक्टर में ज़्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आप
125% तक बढ़ चुके हैं 10वें से प्लान से 11वें प्लान तक आते आते। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं हम, अलग अलग सेक्टर में कितना कितना एलोकेशंस की बात की गई। इसी से ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि कहाँ खामियां रही, कहाँ सही रहा। तो देखिए, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टोटल एलोकेशन जो था, उस टोटल एलोकेशन में एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन का शेयर 10वें प्लान जो था उसमें टोटल एलोकेशन का 20.2% एग्रीकल्चर और इरीगेशन में गया। लेकिन 11वें प्लान में एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन में टोटल एलोकेशन का 18.5% गया। मतलब आप 125% तक 10वें प्लान के मुकाबले 11वें प्लान तक टोटल एलोकेशन का फिगर बढ़ा चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली उस टोटल एलोकेशन में अब एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन के लिए 18.5% है, जबकि 10वें प्लान में टोटल एलोकेशन का 20.2% होता था। मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट या एलोकेशन एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन में रिड्यूस किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल प्लान आउटले। यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगी, आपने उसे रिड्यूस किया। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी, लेकिन आउटले कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, दैट इज़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्ट करेगा। क्यों, किस मैनर में करेगा, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कल्चर एग्जिस्टेंस में आएगा और प्राइवेट सेक्टर बनती हुई ज़रूरतें, चाहे वो वेयर हाउसिंग की हो, चाहे इरीगेशन नेटवर्क की हो, चाहे लैंड डेवलपमेंट की हो, किसान के साथ मिल करके वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत वो पैसा प्राइवेट सेक्टर दे देगा। सो इसीलिए आप यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर आउटले है उसमें एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन को अब टोटल आउटले का 20% ना बना करके 18.5% तक ही रख रहे हैं। जबकि आपने जीडीपी ग्रोथ रेट 9% प्रोजेक्ट की है, जो कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के बिना हो नहीं सकती। तो फिर सवाल उठ खड़ा होता है कि एग्रीकल्चर में आखिर इन्वेस्टमेंट बाकी का आएगा किधर से। तो आप मान के चल रहे हैं कि वो फिर प्राइवेट सेक्टर लेकर के आएगा और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहते हैं। यही इसका नेगेटिव हुआ आगे जाके एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप जानते हैं कि उसने अगर रोज़गार में कोई बढ़ोतरी की भी थी तो वो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी की थी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों दे देंगे एग्रीकल्चर, तो हमने ये देखा है कि प्राइवेट सेक्टर ने ऑलवेज़ कोशिश की है कि कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी कि कैसे खर्चा बचाया जाए, पैसा बचाया जाए। तो ऐसे में लेबर की परिस्थिति और बिगड़ सकती है, उसके वेजेस और कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, किसानों को हो सकता था नुकसान हो जाए। ऐसे कुछ कंक्लूजन्स हैं, वो हम समझेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सोशल सर्विसेज। तो 11th 5 ईयर प्लान की थीम थी इंक्लूसिव ग्रोथ, और इंक्लूसिव ग्रोथ को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन पर खर्चा होना। और तो फिर बिल्कुल अच्छा खासा अपवर्ड मोबिलाइजेशन नज़र आता है हमें इस फिगर में, क्योंकि जहां 10th प्लान में टोटल एलोकेशन का 27% सोशल सर्विस में जा रहा था, अब 11th प्लान में वो 30.3% हो गया। मतलब अच्छा खासा अपवर्ड रिवीजन कर दिया गया है और सोशल सर्विसेज को टैकल किया गया है, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, इन सब सर्विसेज को जब आप बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली इंक्लूसिव ग्रोथ का एम अचीव हो पाएगा। इसलिए सोशल सर्विसेज में ज़्यादा निवेश किया गया। कम्युनिकेशन सेक्टर में कितना निवेश किया गया है, देखिए भारी कमी आ गई, 50% तक घट गया। 10th प्लान में 5.1% ऑफ द टोटल आउटले कम्युनिकेशन में खर्च हो रहा था, लेकिन अब 2.6% तक ही हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छी खासी लीडिंग पोजीशन ले जाएगा और कम्युनिकेशन प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के दम पर फ्लरिश कर रहा था, तो फिर सरकार को तो उसमें से निकलना ही था। एनर्जी बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट हो सकता है 9% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करने के रास्ते में, अगर एनर्जी सेक्टर को उसकी सप्लाई को इंश्योर ना किया गया हो। क्योंकि आप अगर 9% जीडीपी ग्रोथ रेट चाहते हैं तो अच्छी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब अबाधित चलने चाहिए, अनहिंडर्ड ग्रो करने चाहिए, और उसके लिए एनर्जी इंश्योरेंस करना ज़रूरी है, एनर्जी की सप्लाई इंश्योर करना ज़रूरी है। तो इसलिए एक हेल्दी फिगर टोटल आउटले का 23.4% एनर्जी सेक्टर के लिए ईयर मार्क किया गया। मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट, reduced priority in terms of resource allocation to the agriculture, slashing down। अब एग्रीकल्चर की तरफ तो आप 20.2% से 18.5% पे आ गए। एक तो ये घटाया आपने, ये अलग बात है। अब ये जो घटाया हुआ, इसमें भी फर्दर 10th प्लान में इरिगेशन को 6.9%
जो टोटल एग्रीकल्चर के लिए 20.2% ईयर मार्क किया गया था, उसमें से 6.9% इरीगेशन के लिए रखा था। तो अब आपने पहले तो घटा दिया एग्रीकल्चर का ही आउटले, वो 18.5% कर दिया, लेकिन उसमें भी फर्दर आपने इरीगेशन के एंड पर रिडक्शन किया है। जो 10वें प्लान में इरीगेशन को आउटले 6.9% जाता था, वो 11वें प्लान में 5.8% हो गया। ये सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर्स हैं उनका मानना ये था कि अगर इरीगेशन में एक्सटेंशन होता है तो यही बेसिक नेसेसिटी है एग्रीकल्चर में 4% तक ग्रोथ अचीव करने की। If you want to achieve the growth rate in the agriculture of the level of 4% from the 2%, 2 to 4%, if you want to go to that level, then you need to extend the irrigation. It is the basic requirement. और irrigation में ही 10वें प्लान के मुकाबले निवेश घटा है. Okay? So, extension of irrigation is the basic necessity to achieve the target of 4% growth in agriculture, और उसी में निवेश घट गया है. So, most disappointing was the reduced priority in terms of resource allocation to agriculture, slashing down the provision of irrigation to 5.8% against the 6.9% of the 10th plan. Extension of irrigation is the basic necessity to achieve the target of the 4% growth in the agriculture. Okay? Infrastructure development का क्या सीन है? देखिए, अगर देश 9% GDP ग्रोथ रेट पर जाना चाहता है, इस समय वर्ल्ड की सभी इकोनॉमी जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैनर में बिहेव कर रही हैं, उन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज़ के साथ compete करना चाहता है, और दूसरी तरफ अगर वो चाहता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र से निकल करके बेअंत जनसंख्या जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में लगी हुई एग्रीकल्चर में, वो दूसरे क्षेत्रों में रोज़गार पाए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना. किसी भी कीमत पे आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा. So, infrastructure development. So, it is critical for attaining faster economic growth in a competitive world and for ensuring investment in the backward regions. आप अगर चाहते हैं कि आपके undeveloped regions की तरफ निवेश जाए, तो ये ज़रूरी है कि आप infrastructure enhance करें. आप अगर चाहते हैं कि आप globally compete कर पाएँ इकोनॉमी में, तो आपको infrastructure development करना ही होगा. Infrastructure में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि बिजली, इलेक्ट्रिक पावर, रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इन सब को बढ़ाइए, ग्लोबली बेटर कॉम्पीट कर पाएंगे और बैकवर्ड रीजन्स तक भी डेवलपमेंट पहुंचेगी. इन सब क्षेत्रों में निवेश करना है. तो अब ये माना गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी 11वीं प्लान के 9% GDP ग्रोथ रेट के टारगेट्स हैं, अगर उनको अचीव करने की दिशा में होना चाहिए, तो फिर 10वें प्लान में टोटल GDP का 5% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा था 2006-07 के अराउंड, इसे किसी कीमत पे भी बढ़ा करके 9% ऑफ GDP पर लेकर के जाना पड़ेगा, तब जा करके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की. तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज रिक्वायर्ड 5% इन 2006-07 टू 9% ऑफ GDP इन 2011-12. 5 से 9% तक जाना पड़ेगा आपको. Okay. Since public-private partnership is being promoted, the share of the private sector is expected to rise to about 25%. Public sector has to play a leading role in infrastructure. हमने कोशिश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस निवेश की ज़रूरत है उसके लिए अगर पब्लिक सेक्टर अकेला सक्षम नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम PPP मॉडल अपनाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. और PPP मॉडल ही इस समय मेजर मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का. आप तमाम जगह पर देख सकते हैं, टोल नाके हैं, आप टोल पे करते हैं पर सड़कें आपको बेहतरीन मिल रही हैं. ये सब PPP मॉडल के वाया ही हो पा रहा है. सो PPP मॉडल अपनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके 25% लेकर के आएगा, लेकिन स्टिल रेस्ट ऑफ द 75% अभी भी पब्लिक सेक्टर को ही कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं आता. एक तो जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, रिटर्न्स बहुत देर से आते हैं, लॉसेस के चांसेस होते हैं, मैनेजरियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा हैं उसे मैनेज करने की, और बहुत ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के पास मजबूत होती हैं, और पब्लिक सेक्टर ही है जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है एक वेलफेयर स्टेट मेंटेन करने की, तो वो फिर ये करेगा. तो 75% पब्लिक सेक्टर लेगा और 25% तक प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, और PPP मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अचीव करेंगे. वही चल रहा है आज की डेट में. पावर डेवलपमेंट, विद्युत का निर्माण. 10वें प्लान ने टारगेट रखा कि हम देश में जितनी भी पावर है उसमें एडिशन करेंगे अप्रॉक्स 41,000 मेगावाट का, लेकिन इस टारगेट के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 51% तक ही कमीशन हो पाया, उसका 51% ही कमीशन हो पाया.
तो 11th प्लान तो और एम्बिशियस है, वो ये कह रहा है कि अप्रॉक्स 92,000 मेगावाट का नया एडिशन करेंगे। तो इसके लिए फिर किस किस के ऊपर उसने जिम्मेदारी, शेयर कहाँ कहाँ से आएगा। थर्मल पावर कंट्रीब्यूट करेगा अप्रॉक्स 63%, जो कि हमारे देश की रियलिटी है। थर्मल ही लार्जर कंट्रीब्यूटर है पावर सेक्टर में। हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूट करेगा अप्रॉक्स 18%, 17.9%। विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करेंगे अप्रॉक्स 15.1%, और न्यूक्लियर पावर से 3.7%। यही हम फिगर्स हमारे देश की सच्चाई भी हैं, इसलिए मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस मैनर में लिख दी कि बच्चों को तंगी ना करें। ये फिगर्स आज दिन तक यही सच चल रही है। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, टारगेट रखा गया कि लगभग 600 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस तैयार होगा देश में जब तक 2012 आएगा। 600 मिलियन के सब्सक्राइबर बेस, 600 लोग सेलुलर टेलीफोनी यूज़ कर रहे होंगे देश के अंदर, 600 मिलियन लोग, सॉरी। रूरल टेली डेंसिटी 25% हो जाएगी। सपोज करिए कि एक गांव में 100 परिवार हैं, तो कम से कम 25 परिवारों के पास टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन होना चाहिए। तो रूरल टेली डेंसिटी 25% तक ले जाएंगे। और जो ये सेक्टर है आईटी सेक्टर, 2005 तक ये 5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। तो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट टारगेट्स रखे गए कि ये 2012 तक 18 मिलियन लोगों को रोज़गार देगा, और ये बहुत बड़ी फिगर थी। ओके, तो इसका एम्प्लॉयमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और कम्युनिकेशन में तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिकल सेक्टर है ही है। ओके, रोड्स, जहाँ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट में एलोकेशन को और बढ़ाया गया, वहीं दूसरी तरफ इंश्योर किया गया कि सन 2009 तक भारत में जितनी भी हैबिटेशंस जिनमें 1000 और उनसे ज़्यादा लोग रहते हैं, मैदानी इलाकों में और पहाड़ों में 500 और उनसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उन सबको ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा सन 2009 तक। So to ensure all weather road connections to all habitations with population 1000 and above in the plain areas and the population 500 and above in the hilly areas by 2009. Employment perspective. So that is the sectoral allocation. I hope you are clear with that. एग्रीकल्चर और इरिगेशन कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, उसका नुकसान झेलने को मिलेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट रखते हुए सोशल सेक्टर में इन्हांसमेंट किया है, वो आपने देखा। एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा बढ़ा दिया पहले के मुकाबले, वो हमें दिखेगा, क्योंकि आप बढ़ करके आपका टोटल प्लान आउटले 36 लाख करोड़ का है, और आप उसका लिटरली 30.3%, मतलब कि 1/3 टोटल प्लान का सोशल सर्विस में लगा रहे हैं। बहुत बड़ा पुश है ये, इट्स अ वेरी बिग पुश। मतलब ये बिल्कुल उतना है कि जितना पिछले प्लानों का टोटल आउटले होगा समवेयर, उतने के अराउंड अब आप अकेला सोशल सर्विस पे लगाने जा रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल। एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव, मेन एलिमेंट तो एम्प्लॉयमेंट ही था, वही नहीं हो पाया, जॉबलेस ग्रोथ हो गई। तो उसके लिए 11वें प्लान ने क्या बोला, क्या लिखा? सो 11th प्लान स्टेट्स जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट विद डिसेंट वर्किंग कंडीशंस ऑन अ सफिशिएंट स्केल to absorb our growing labor force form a critical element in the strategy for achieving inclusive growth. तो देश की जो रणनीति थी इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने की, उस रणनीति में सबसे अहम भूमिका निभा रहा था ये कॉन्सेप्ट कि हमें देश के अंदर एक प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का माहौल बनाना है, खासकर डिसेंट वर्किंग कंडीशंस के साथ, जो कि जितनी लेबर फोर्स अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, उस लेबर फोर्स की सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल को एब्जॉर्ब कर ले एम्प्लॉयमेंट के घेरे में। यही हमारा मुद्दा है। मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट 9% तक है, और उसका टारगेट होना चाहिए कि देश की लेबर फोर्स जितनी भी क्रिएट होने वाली है, उस लेबर फोर्स में मेजॉरली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो अनएम्प्लॉयमेंट में ना रहें। एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो गेनफुल हो, प्रोडक्टिव हो, वर्किंग कंडीशन डिसेंट हो, ये सारी विचारधाराएं रखी गई। यही उस समय में इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने की एक मुख्य रणनीति थी हमारी, और रोज़गार उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा था। मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। सो जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट विद डिसेंट वर्किंग कंडीशंस on a sufficient scale to absorb our growing labor force form a critical element in the strategy for achieving inclusive growth. ओके, तो फिर इसके लिए क्या आइडेंटिफाई किया 11वें प्लान ने? जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट 5 ईयर प्लान्स थे, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया। वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हुए क्या लिखता है 11वां प्लान? सो फेलियर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू क्रिएट a sufficient volume of additional high quality employment to absorb
new entrants into the labor force, while also facilitating the absorption of surplus labor that currently exist in the agriculture sector into higher wage non-agricultural employment. हमारे देश में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था रही वो इस मामले में नाकामयाब रही कि वो इतनी अपॉर्चुनिटी यानी कि इतनी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ऑफर कर पाए कि देश में लेबर फोर्स निरंतर बढ़ती चली गई। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने के बावजूद भी हम उस लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाए, हम उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। जबकि हमें उन्हें एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इस बढ़ती हुई जीडीपी और इस इंडियन इकोनॉमी को इस बात की भी व्यवस्था करनी थी कि वो जो इतनी सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में वहाँ पर बर्बाद हो रही है, उसे वहाँ से निकाल करके नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में लेकर के आए। क्योंकि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट को अनप्रोडक्टिव कैरेक्टर में देखा गया है भारत में, क्योंकि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा लोग खेतों में लगे हैं, इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ऐसे में उन्हें वहाँ से निकाल करके नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट घेरे में लाने का एक उद्देश्य तो पूरा करना ही था। इसके साथ ही साथ भारत में जितनी लेबर फोर्स क्रिएट हो रही है उसके एम्पल अमाउंट ऑफ लोगों को एक प्रोडक्टिव, गेनफुल, डिसेंट वर्किंग कंडीशन वाला रोज़गार देना, ये हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की जिम्मेदारी थी, जिसमें हम भयंकर चूके हैं। और यही कारण बना है एक्सक्लूसिव ग्रोथ का। हमें इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करनी है। मैं इसे दोबारा रीड करता हूँ। So failure of the Indian economy to create a sufficient volume of additional high quality employment to absorb new entrants into the labor force, while also facilitating the absorption of surplus labor that currently exist in the agriculture sector into higher wage non-agricultural employment. Okay, major weaknesses identify की गई हैं। सबसे पहली weakness, the rate of unemployment has increased. In 1994, the rate of unemployment was 6.1%. In 2000, it was 7.3%. In 2005, it was 8.3%. And ultimately, we were growing in GDP in that particular period. आप GDP वाइज 6, 6.5, 7, 7.5, 7.6 तक पहुँचे, और आप साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट में 6.1% से लेके 1994 से 8.3% तक आ गए 2005 तक। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी रही। सो द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग, दिस इज़ द पैथेटिक स्टेट। हमारे देश में अगर आप पॉवर्टी की बात करें तो अधिकतर गरीब ग्रामीण समाज में रहते हैं, और उनमें अधिकतर कौन गरीब है? द एग्रीकल्चरल लेबरर। तो देश भर में सबसे ज़्यादा गरीबी कौन झेल रहा है? द एग्रीकल्चरल लेबरर। उन्हीं के बीच में देखिए क्या हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एग्रीकल्चरल लेबरर हाउस होल्ड डिक्लाइंड। आई बात समझ में? ओ सॉरी, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंड, अनएम्प्लॉयमेंट रिजन। सो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एग्रीकल्चर लेबरर हाउस होल्ड रिजन, बढ़ गई। ओके, हैज रिजन। ओके, 9.5% 1994 से 15.3% 2005 में। तो बेरोजगारी दर एग्रीकल्चर लेबरर हाउस होल्ड में 1994 में 9.5% थी, वो बढ़ करके 15.3% हो गई 2005 तक। मतलब गरीबी के चांसेस और ज़्यादा। मतलब जो मार्जिनलाइज है और मार्जिनलाइज हुआ, जो बैकवर्ड है वो और बैकवर्ड हुआ। और इसी समय में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो उसके लाभ किसने ले लिए? फिर उसका बेनिफिट किसने कॉर्नर कर लिया? रिच और रिच हुआ। इसका मतलब मैनेजेरियल, टेक्निकल जॉब्स और जितने भी ऑफिशियल लोग हैं उन्होंने तो लाभ कमाए जीडीपी ग्रोथ के, बट लेबर का क्या, वर्कर का क्या? उसकी परेशानियाँ वहीं की वहीं खड़ी थी। तीसरा पॉइंट, नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडेड एट अ रॉबस्ट रेट ऑफ 4.7% ड्यूरिंग 2000 to 2005। अब नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंड हुई है अच्छी दर के साथ, वो है 4.7% 2000 से 2005 के बीच में, बट लार्जली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंड तो हुई 2000 से 2005 के बीच में अच्छी दर के साथ, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अनऑर्गेनाइज मतलब वर्कर की परिस्थितियां बिगड़ी हैं, वेजेस कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, उसके सामने जो उपलब्ध है उसे वो अपनाना पड़ा, जो अवेलेबल है उसे वो लेना पड़ा, यही उसकी मजबूरी थी। ओके,
इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, उसके सामने ऑप्शन कोई नहीं, उसे लेना ही पड़ेगा, वो ले रहा है, जैसा माहौल ऑफर कर दीजिए वो लेगा। अगला पॉइंट, वाइल जीडीपी वॉज ग्रोइंग हायर, जीडीपी हाई, जीडीपी ग्रो कर रही है, बट अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज लिख दिया, GDP was growing higher, so high GDP was there, but organized employment declined, and that was the reason of the youth frustration, youth agitation. यूथ इसलिए फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए एजिटेटेड था। अगला पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो रियल वेजेस of casual labor in agriculture continue to rise during 2000-2005, growth has decelerated strongly as compared to 1994 to 2000, which reflects poor performance in agriculture. मतलब रियल वेजेस, जो कैजुअल लेबर है उसके रियल वेजेस 2000 से 2005 के बीच में एग्रीकल्चर के सेक्टर में कंटिन्यूसली बढ़े ही हैं। 100 रुपये दिहाड़ी थी, 102 5 रुपये होगी, 110 रुपये होगी, 115 रुपये होगी, 120 रुपये होगी, बढ़े हैं। बट 1994 से 2000 के बीच में जिस रेट पे ग्रो करते थे, 2000 से 2005 में वो डिसेलरेटेड मैनर में ग्रो हुए हैं। 1994 से 2000 के बीच में ऐसे बढ़ते होंगे 100 से 120, फिर 140, फिर 160, लेकिन अब कैसे बढ़ रहे हैं 105, 108, 110, 115, 120, तो ग्रो कंटिन्यूसली कर रहे हैं बट डिसेलरेटेड रेट के साथ, मतलब ग्रोथ फॉल हुई है। क्योंकि हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 10वें प्लान में एक्सपेक्टेड थी 4% होगी, बट वो तो 2% से भी नीचे गिर करके आ गई थी 1.5 to 1.7%। आई बात समझ में? तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ सफ़र हुई थी, तो फिर जो कैजुअल लेबर के वेजेस की ग्रोथ है वो भी सफ़र होगी। हालांकि वेजेस बढ़े हैं बट बहुत कम दर के साथ बढ़े हैं पिछले समय के मुकाबले आगे जाके। इसका मतलब कम ध्यान दिया गया खेती बाड़ी पर, इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया गया, लिप सर्विस ही हुई है सिर्फ, और वहीं से देश की परिस्थिति सुधरनी थी, इसलिए फिर सब बिगड़ा है, जॉबलेस ग्रोथ हो गई है। सो वही है कि ऑल्दो रियल वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर continue to rise during 2000 to 2005, growth has decelerated strongly as compared to 1994 to 2000, which reflects poor performance in agriculture. Next one, growth of real wage rates in non-agricultural employment, in non-agricultural, अब agriculture नहीं, non-agricultural employment during 1999 to 2005 has been negligible. जो नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो सैलरी आपकी बढ़ रही है, उस सैलरी को अगर बढ़ती हुई महंगाई के ग्राउंड पे रख करके देखें तो जो रियल वेज रेट्स में जो सुधार, जो रियल वेज रेट्स में ग्रोथ हुई वो नाम मात्र सी थी, नेग्लिजिबल। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बढ़ी हुई जीडीपी का इन्हें भी शेयर नहीं मिला, जबकि जीडीपी बढ़ी तो परिस्थिति इनकी भी नहीं सुधरी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी वैसा ही चल रहा है, लेबर वहाँ भी वैसी, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपके सामने ही है कि लेबर की हालत वहीं की वहीं खड़ी है। 7वां, रियल वेजेस स्टेगनेटेड और इवन डिक्लाइंड इन द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आप आएंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर कैटेगरी में। ऑर्गेनाइज सेक्टर कैटेगरी में जो वर्कर है, एग्रीकल्चर की कैजुअल लेबरर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन एग्रीकल्चर की अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में बात कर रहा हूँ, पर बात मैं अभी भी लेबर ही की कर रहा हूँ, पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है उसके जो वेजेस हैं, रियल वेजेस, या तो वो जस के तस स्टेगनेटेड रहे और इवन डिक्लाइन हुए हैं। तो ऐसे में जीडीपी ग्रोथ रेट का बढ़ा हुआ फायदा ऑर्गेनाइज सेक्टर में किसको गया? मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्टाफ को, कॉन्सेप्चुअल पोजीशन पे बैठे लोगों को, उन्होंने मलाइयाँ खा ली हैं। मतलब वर्कर, लेबरर एग्रीकल्चर में भी सफ़र हुआ, नॉन एग्रीकल्चरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सफ़र हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सफ़र हुआ, तीनों स्तर पे सफ़र हुआ। एक्सक्लूसिव ग्रोथ। और तो ये लिखा है कि रियल वेजेस स्टेगनेटेड और डिक्लाइंड इवन इन द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑल्दो मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्टाफ डिड सिक्योर large increase. And the last one,
अब ये तो ट्रेंड हुआ ही हुआ, इस ट्रेंड को देखिए, वेज शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज halved after 1980s and is now among the lowest in the world. जो वेजेस देश में लेबर पा रहे थे, उन वेजेस में 1980 के दशक में जो वेजेस हैं वो डोमिनेट हो रहे थे ऑर्गेनाइज सेक्टर के वेजेस से। अगर कुल 1 लाख रुपया दिहाड़ी पा रहा है देश का वर्कर, तो 80,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा था ऑर्गेनाइज सेक्टर वेजेस के द्वारा। कि वेजेस में कुल किस सेक्टर का ज़्यादा शेयर है। 1980 के दशक के मुकाबले आज हमारे देश में जो वेजेस थे उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो पहले ही हाफ हो चुका था और आज वो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट खड़ा था। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द वेजेस, देन in which area it is contributing into the profits of the promoter, the profits of the organizers, the high salaries of the conceptual managerial staff, not much contributing into the wages. Its contribution even reduced. By the time of 1980, if the total wages of the country were there, the public sector contributing in a dominant manner into the pool of that total wage, and now its contribution is somewhere reduced to half, and now it is lowest in the world. It means GDP is there, economy is growing, but ultimately the organized sector is responsible for the growth of healthy wages. Once the GDP is attaining that health, then ultimately organized sector is contributing or will contribute more into the health of the wages. But that sector is not contributing into the wages now. It means the benefit of GDP by the way of that organized sector is going somewhere else. Or secondly, GDP is not contributing into the nourishment of the organized sector in itself, because the organized industries in itself are creating more and more casual labor now. They are outsourcing their work. वो अपने काम को आउटसोर्स करके इवन अनऑर्गेनाइज लेबर क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस कराए जा रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर से। तो जीडीपी के ग्रो होने से ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो होना चाहिए, तो पहले तो वो नहीं हो रहा। इवन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में नर्चर नहीं कर रहा, वो एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने में लगा हुआ है। तो ले देख करके सारी कहानी यही आती कि जीडीपी ग्रो होती है तो इकोनॉमी के सेक्टर ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ऑर्गेनाइज होने का मतलब वर्कर का अधिकार बढ़ता है, मतलब बढ़ी हुई जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा मालिक को शेयर करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस विद द वर्कर। बट जीडीपी ग्रो हो गई एक तरफ, और दूसरी तरफ देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का वेजेस में कंट्रीब्यूशन तो भैया दुनिया में लोवेस्ट हो गया। लाभ किधर चला गया? कौन ले गया? पोटली बांध के प्रमोटर ले गए, एंटरप्रेन्योर ले गए, ख़त्म कहानी। इन्वेस्टर ले गया और वो बैठे हैं दूसरी तरफ वर्कर किधर? जो मिले सो अच्छा, ज़िंदगी तो जी लें, जी तो ले कम से कम। कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिहाड़ी देंगे और इतनी ही देंगे, चलेगा? कहते हैं ऑप्शन ही कोई नहीं है, जैसे भी तैसे दे दो बस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है और वो काम करने को तैयार हैं, और अपन वादा कर रहे हैं 11वें प्लान के दौरान कि हमें डिसेंट कंडीशन देनी है। क्यों? क्योंकि उसके पहले के हालात ये चल रहे हैं। प्रोडक्टिव गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देनी है क्योंकि पहले के हालात ये चल रहे हैं। वर्किंग कंडीशन डिसेंट क्योंकि पहले के हालात ये चल रहे हैं। इसलिए सोशल सेक्टर पे खर्चा बढ़ाया क्योंकि ज़्यादा स्किल्ड हों लोग, ज़्यादा एजुकेटेड हों, ज़्यादा हेल्दी हों, आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, उनके सैनिटेशन वाले माहौल में रहें, बीमारियों के इंसिडेंट्स कम हो जाएं, ताकि जो वेजेस आ रहे हैं उससे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। ओके, चलिए इसका आगे एनालिसिस करते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी किया कि क्या गलतियां रही पास्ट ईयर्स के दौरान एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये डाटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो क्या है? देखिए, 10th प्लान के दौरान हमने अप्रॉक्स 49 पॉइंट समथिंग इतने मिलियन कहा था ना, तो हमने लगभग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का टारगेट रखा था 10th प्लान में। तो हम अचीव कितना कर पाए थे? 47 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाए थे हम।
तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो टारगेट अचीव हो गया था 10th प्लान के दौरान। उस हिसाब से देखें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुआ 1994 से लेकर के 2004 के 5 के बीच में 1.25% से 2.62%। आपके ने 50 मिलियन जॉब का प्रोजेक्शन रखा है और 47 मिलियन आपने अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं, तो ऑलमोस्ट आपने फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट अचीव किया उस समय में। तो इस हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो 1993-94 के मुकाबले जो कि 1.25% था, वो बढ़कर के 2004-05 में 2.62% हो गया। तो 10th प्लान में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हमने अचीव किया। अच्छा, अब उस हिसाब से अगर हम एनुअल इंक्रीज देखें एम्प्लॉयमेंट का तो वो 4 मिलियन से 9.3 मिलियन हुआ 1994 से लेकर के 2004 के बीच में। एनुअली 4 मिलियन के हिसाब से जॉब इंक्रीज़ होती थी, ये 9.3 मिलियन के हिसाब से इंक्रीज़ होने लगी। ओके, तो मतलब जॉब के केस में ये सारी बढ़ोतरियाँ हो रही हैं। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, अगर हम 10वें प्लान 2004-05 तक अलग अलग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का कितना शेयर है उसे देखें तो भी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। एग्रीकल्चर में जहाँ 1993-94 के समय में 61% लोग एम्प्लॉयड थे टोटल 100% में से, अब वो घट करके 2004 में 52.1% पे आ गए। मतलब हमें एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट का शेयर घटाना था और हम उसमें सफल हुए। हमने लोगों को नॉन रेम्यूनरेटिव सेक्टर से निकाल करके अदर देन नॉन फार्म यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में लगाया। 61% से घट के अब 52.1% पर आए हैं 1994 से 2004 के बीच में। अब दूसरी तरफ फिर वो बढ़ोतरी किधर हुई होगी, तो इंडस्ट्री में 1994 में 15.9% लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन 2004 तक वो हो गए 19.5% लोग। फिर तीसरा सर्विस सेक्टर में, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया ना इंडस्ट्री वाला। सर्विस सेक्टर में 23.1% लोग एम्प्लॉयड थे 1994 में, बढ़ करके हो गए 28.4%। मतलब एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट घटा, जितने लोग एम्प्लॉयड है वो घटे, वो फिर इधर एब्जॉर्ब हुए इंडस्ट्री में और सर्विस में। मतलब 2004-05 में देश में लोग 52% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, 19.5% लोग इंडस्ट्री में लगे हुए थे, यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर में, ये सेकेंडरी सेक्टर में, और लगभग 28.4% लोग टर्शरी सेक्टर में यानी कि सर्विसेज में लगे हुए थे। ये एक आंकड़ा सा हमारे देश का एग्जिस्ट कर रहा है आज दिन तक भी लगभग। इस बेस के हिसाब से अब 11वें और 12वें प्लान की प्रोजेक्शंस क्या है, वो प्रोजेक्शंस यहाँ पर बताइए कि ऐसा माना गया कि ये जो प्लान पीरियड है 2007 से 2012 के बीच में 11th प्लान ईयर का, इस दौरान 52 मिलियन एडिशन होगा लेबर फोर्स में, यानी कि 52 मिलियन एम्प्लॉय मतलब कि